हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा ऋग्वैदिक काल को। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो इसका कालखंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इसका हम देखेंगे संक्षिप्त विवरण में ऋग्वेद काल के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इस काल में आर्यों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और आर्य सभ्यता और संस्कृति की विस्तार की इच्छा से सप्त सैंधव प्रदेश से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने लगे। आर्यों के निरंतर युद्ध होते थे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र के आसपास के प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। विस्तार के इस क्रम में आर्य पूर्वी राजस्थान, गंगा यमुना के दोआब और उसके पार्श्ववर्ती प्रदेश में बस गए। इस क्षेत्र को ब्रह्मार्षि क्षेत्र कहने लगे एवं इस क्षेत्र को मध्य देश भी कहते थे। धीरे धीरे आर्य संस्कृति बिहार और बंगाल में फैली और आर्यों का विस्तार अब संपूर्ण उत्तरी भारत में हो गया और इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाने लगा। तो जब आर्य पूरे क्षेत्र में फैल गए तो उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाने लगा। तो इस तरह हमने देखा संक्षिप्त विस्तार। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के ऐतिहासिक स्रोत। तो इसमें क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। सर्वप्रथम लौह उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं एवं सर्वाधिक लौह उपकरण भी, मतलब लौह उपकरण सर्वप्रथम यहीं से मिले हैं और सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा लौह उपकरण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये पुरातात्विक स्रोत। हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला है सामवेद। सामवेद में क्या लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल के लिए, इसमें ऋग्वैदिक मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में है, इसमें यज्ञों की विधियों का वर्णन मिलता है। यह कर्मकांडीय ग्रंथ है। इसके बाद है अथर्ववेद। यह आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति से भी संबंधित है। मतलब जो आर्य थे वो भी इस वेद को जानते थे और जो अनार्य थे वो भी इस वेद को जानते थे। अतः इस वेद को पूर्व के तीनों वेदों के समान महत्व नहीं है। अथर्ववेद को, जो पूर्व के तीनों वेद है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीनों के बराबर अथर्ववेद को मान्यता नहीं मिलती है, महत्व नहीं दिया जाता है और इसे वेदात्रयी में भी शामिल नहीं किया गया है। किसको? अथर्ववेद को। जो वेदात्रयी हैं, वेदात्रयी में 3 ही आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये अथर्ववेद उसमें नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा अथर्ववेद। अब हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में है, इसमें यज्ञों के अनुष्ठानिक महत्व का उल्लेख है। यह कर्मकांडीय ग्रंथ हैं। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, मतलब जो 4 वेद हैं उनके सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद है अरण्यक। इनकी रचना एकांत में हुई। अरण्य का मतलब है जंगल। हाँ, तो इनकी रचना कहाँ हुई है? जंगलों में हुई है और इनका अध्ययन भी एकांत में किया जाता था। एकांत में मतलब जहाँ पे शोर शराबा ना हो, जंगल में, ऐसी जगह पे जो अरण्यक होते थे वहाँ पे इनका अध्ययन होता था। स्वाभाविक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, अरण्य मतलब जंगल। हाँ, तो ये अरण्यक इनका नाम पड़ा है। इसके बाद है उपनिषद। उपनिषदों में ईश्वर तथा आत्मा के संबंधों की बात की गई है, जैसे परम ज्ञान, पराविधि, सर्वोच्च ज्ञान,
अर्थात इस लोक से बाहर की बात की गई है। इस लोक की मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, पृथ्वी लोक, हाँ, इसके बाद जो दूसरा है परलोक, वहाँ की बात की गई है। जैसे कि इसमें है, उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। उपनिषदों की रचना इस काल से ही प्रारंभ हुई। मतलब ऋग्वेद काल में उपनिषदों की रचना नहीं हुई, ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना की गई तथा मध्यकाल तक चली। मतलब उपनिषदों की जो रचना है वो हुई है उत्तर वैदिक काल से मध्यकाल तक। इसके बाद है वेदत्रयी। वेदत्रयी में क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा साहित्यिक स्रोत जो उत्तर वैदिक काल के थे। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विस्तार। तो सामाजिक विस्तार में उत्तर वैदिक काल का किस तरह से था सामाजिक विस्तार, उसको देखते हैं। विस्तार के क्रम में जैसे जैसे आर्यों के उपनिवेशों और राज्यों में स्थिरता आने लगी, वैसे वैसे उनका सामाजिक जीवन भी स्थिर होने लगा। मतलब जब उनके जीवन में स्थिरता आने लगी तो उनका सामाजिक जीवन भी स्थिर हो गया। मतलब वो एक जगह रुकने लगे, एक जगह रहने लगे। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब हम देखेंगे इनका नगरीय जीवन। इस काल में जो थे बड़े बड़े ग्राम, मतलब जो गांव थे, वो नगरों में विकसित हो गए। फिर भी अधिकांश लोग अभी भी गांव में ही बसते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सारे के सारे नगरों में रहने लगे। अधिकांश जो जनसंख्या थी वो गांव में ही बसती थी। इसके बाद है परिवार। परिवार का ढांचा किस तरह का था ये देखते हैं। तो परिवार का ढांचा अभी भी संयुक्त था, जैसे कि ऋग्वेद काल में था। परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति या पिता होता था। वह समस्त परिवार का ख्याल रखता था एवं उसके आदेशों का पालन समस्त परिवार के सदस्य करते थे। मतलब सदस्यों को, जो परिवार का मुखिया होता था, उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता था। इसके बाद हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। तो जो इसमें आश्रम व्यवस्था है वो किस तरह की थी ये हम देखते हैं। इस काल में समाजशास्त्रियों ने जीवन के 4 भाग किए जिन्हें आश्रम कहा जाता है। मतलब जो जीवन का जो कालखंड होता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी, जो उसकी आयु होती है, जो उसका जीवन होता है, उसमें कितना जीता है, उसके जीवन के 4 भाग किए हैं, उनको हम आश्रम कहते हैं। तो इसमें देखते हैं किस तरह से कौन कौन से आश्रम थे। तो पहला जो आश्रम था वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, इसमें मनुष्य जीवन के प्रथम 25 वर्ष कठोर नियमों का पालन करते हुए विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरुकुल में बिताते थे। इसके बाद है गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य धर्मानुसार अर्थ उपार्जन करता था एवं सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करता था और बाकी के जो 25 साल थे वो इन सब कार्यों को करते हुए व्यतीत करता था। इसमें विवाह संबंधी क्रियाकलाप भी संपन्न होते थे और जब विवाह होगा तो स्वाभाविक संतान भी होंगी। हाँ, तो ये सारे क्रियाकलाप गृहस्थ आश्रम में होते थे। इसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में है, इसमें वह गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर, मतलब जो गृहस्थी का भार है, मतलब परिवार का जो भार है, वो अपने पुत्रों को सौंपकर मनुष्य क्रमशः सामाजिक जीवन से दूर होता जाता है एवं वन में जाकर त्याग, तप, साधना का जीवन व्यतीत करता था। मतलब जो 50 साल की उम्र के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करता था। इसके बाद है संन्यास आश्रम। तो जो अगले 25 साल जो बचते हैं, जैसे कि पहले 25 साल में हो गया आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद हो गया अगले 25 साल का गृहस्थ आश्रम, फिर उसके अगले 25 साल का हो गया वानप्रस्थ आश्रम।
तो कितने हो गए 75 साल। अब बाकी के जो 25 साल बचते हैं, एक एवरेज जो आयु होती है एक मनुष्य की उस टाइम पे होती होगी, तो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या करते थे, इसमें मनुष्य अपने समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म चिंतन करते हुए मुक्ति की तैयारी करता था। मुक्ति मतलब अपनी मृत्यु की तैयारी करता था। तो इसमें जो संन्यास आश्रम में जैसे कि ईश्वर की आराधना करना, भजन करना, साधना करना, चिंतन करना, ये सारी चीज़ें करते हुए और अपनी मुक्ति, शरीर से मुक्ति पाने के लिए तैयारी करता था। तो इस तरह से हमने देखे 4 आश्रम। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किस तरह की थी उत्तर वैदिक काल में, तो इसमें उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण थे। समाज में संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था ही थी। 4 वर्ण थे और इनका आधार भी वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे जिनके विभाजन का आधार धर्म और कर्तव्य, व्यवसाय और उद्योग धंधे थे। मतलब इस टाइम पे भी जो 4 वर्ण थे तो वो किस तरह के थे, धर्म और कर्तव्य के हिसाब से थे, और जो उनका व्यवसाय, उद्योग और जो कर्म के आधार पर थे। परंतु आगे चलकर वर्ण व्यवस्था जातिवाद का शिकार हो गई और बहुत सी जातियां प्रजातियां होकर एक दूसरे से अलग होकर बढ़ने लगी और अपने काम करने लगी। तो अलग अलग जातियों ने अपने अपने समूह बना लिए कि हम इस जाति के हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। इस तरह से अपने अपने जातियां बना के, अपने अपने समूह बना के और अलग से रहने लगे और अपने क्रियाकलाप और अपने व्यवसाय और अपने कर्तव्य और उद्योग धंधे जो भी थे वो करने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, जातिगत हो गई। जातिगत मतलब पैतृक हो गई, पैतृक हो गई या वंशानुगत कह दीजिए उसको, कि जिसका पिता अगर शूद्र है तो उसका जो पुत्र है वो चाहे कितना भी सैनिक हो तो उसको क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा, उसको शूद्र ही कहा जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था यहाँ पे जातिगत हो गई और पैतृक हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं विवाह पद्धति। विवाह पद्धति में क्या है, विवाह को महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। अनेक तरह के कार्यों जैसे संतान प्राप्ति, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि अनेक कार्यों के लिए विवाह आवश्यक था। सवर्ण विवाह प्रचलित थे, किंतु अंतरजातीय विवाह भी संभव थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है घर के जो बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी अनुमति से ही विवाह होगा या उनकी इच्छा अनुसार विवाह होगा, ऐसा नहीं था। अंतरजातीय विवाह भी होते थे और सवर्ण विवाह भी प्रचलित थे और विधवा विवाह भी प्रचलित थे। मतलब विधवाओं का भी विवाह होता था। ऐसा नहीं था कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसका दोबारा विवाह नहीं होगा। तो ऐसा प्रचलन इस काल में भी नहीं था, उत्तर वैदिक काल में। सामान्य जन में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। जो सामान्य जनता थी उनमें एक पत्नी मतलब एक ही शादी करते थे और एक पत्नी होती थी। और कुछ इसमें जैसे कि राजवंशों, कुलीनों एवं धनवानों में यदा कदा बहुविवाह प्रथा का चलन भी मिलता था। यदा कदा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सारे राजा या कुलीन या जो धनवान लोग हैं उनकी 2 या 3 पत्नियां ही होती थी। कुछ लोग होते थे, हाँ, तो उनके बहुविवाह भी होते थे मतलब दूसरे तीसरे शादियां भी होती थी। उनको 2-2 3-3 पत्नियां भी होती थी। तो इस तरह से हमने देखा विवाह की पद्धति किस तरह की थी। अब हम देखते हैं स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति खराब थी। मतलब इस काल में स्थिति स्त्रियों की खराब थी, सही नहीं थी। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में था, उनको सभी कार्यों में सम्मिलित किया जाता था, लेकिन इस काल में ऐसा नहीं था। कन्या के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, जबकि पुत्र जन्म की कामना करते थे लोग। कन्या का अगर जन्म हो रहा है तो किसी को कोई खुशी नहीं होती थी, वो कामना यही करते थे कि हमारे घर में पुत्र पैदा होना चाहिए। धार्मिक कार्यों में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य थी। मतलब ये तो था कि धार्मिक कार्यों में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब स्त्री को उपस्थित होना ज़रूरी है। किंतु जातीय
परिषदों एवं सभाओं इत्यादि, हाँ, जो सभाएं होती थी और जो जातीय परिषद होते थे या जो भी राजनीतिक परिषद होते थे, तो उनमें स्त्रियों को जाना मना था। मतलब उनको अनिवार्य नहीं था जाना, अनिवार्य क्या, सीधा सीधा मना था। परंतु इस काल में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं पाई जाती थी। मतलब इस काल में जो सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कुरीतियाँ नहीं थी। स्त्रियों की शिक्षा का स्तर ठीक था। मतलब जो स्त्रियों का जो शिक्षा का स्तर था वो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ठीक था, जबकि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। दशा उनकी ठीक नहीं थी, बट शिक्षा का स्तर इनका उन्नत हो चुका था। जैसे कि इसमें किस तरह से हैं, जैसे अनेक विदुषी महिलाओं के नाम उत्तर वैदिक काल में उल्लेखनीय हैं। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों के नाम हैं वो मिलते हैं और बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे कि कौन कौन सी स्त्रियां थीं, जैसे मैत्रेयी और गार्गी, ये दो नाम हैं एग्जाम्पल के लिए। मैत्रेयी और गार्गी नाम की जो विदुषी महिलाएं थीं वो इस तरह से थी, इनका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उनकी जो दशा थी वो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ठीक नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं भोजन। भोजन की वस्तुओं में विविधता आ गई थी। मतलब ऋग्वैदिक काल से इस काल में विविधता आ गई थी। वो किस तरह की थी, गुड़, शक्कर, गेहूं या जौ, आटा, घी, दूध, शहद आदि खाद्य पदार्थों से अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते थे। मतलब अब इस काल में अनेक तरह के पकवान बनना शुरू हो गए थे। इस काल में मांस खाना और सोमरस पीना कम हो गया था। मांस का सेवन कम हो गया था, सोमरस मतलब शराब का पीना भी कम हो गया था। अब हम देखते हैं इनकी वेशभूषा। वेशभूषा किस तरह की थी, इस काल में सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रचलन था। यज्ञों, जैसे यज्ञ जो होते थे और पर्वों पर और सामाजिक अवसरों पर विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने जाते थे। ऊनी और रेशमी वस्त्रों को पवित्र माना जाता था। सोने एवं चांदी के आभूषण भी प्रचलित थे। मतलब सोने चांदी के आभूषण उत्तर वैदिक काल में भी पहनते थे। इसके बाद है आर्यों का मनोरंजन। मनोरंजन ये लोग किस तरह से करते थे, इस काल में जुआ, चौपर, नृत्य संगीत, आखेट आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नृत्य संगीत में शामिल होते थे। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य और संगीत करते थे। इस काल में वीणा, मृदंग, शंख आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रचलन था। मतलब ये वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा। इस काल में शिक्षा कैसी थी, तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्भव हो गया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उपनयन के बाद गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने जाना होता था। मतलब उपनयन संस्कार होता था, हाँ, और उसके बाद आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना होता था। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम थे इनका उद्भव हुआ था या उदय हुआ था, इसी काल में हुआ था। गुरुकुल एवं आश्रम का जीवन बहुत कठोर अनुशासन का होता था और गुरु शिष्य संबंध उच्च स्तरीय होते थे। मतलब अनुशासन बहुत कठोर था और गुरु शिष्य जो संबंध थे उच्च स्तरीय थे, बहुत सम्मानजनक थे। इसके बाद हम देखते हैं इस काल का साहित्य। साहित्य के मामले में किस तरह का था ये काल। साहित्य की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषदों की रचना की गई। यह काल धर्म विज्ञान, दर्शन और शास्त्र की दृष्टि से मानसिक विकास और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध था। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो धर्म विज्ञान, दर्शन और शास्त्र बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके थे और इनका प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर थे इस काल में। सूत्रों और वेदांगों का विकास भी इसी काल में हुआ है।
जो सूत्र हुआ करते थे और वेदांग थे, उनका भी विकास इसी काल में हुआ है। तो हमने इस तरह से देखा साहित्य। अब हम साहित्य के बाद देखेंगे विज्ञान। इस काल में विज्ञान किस तरह की थी। इस काल में चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसमें? चिकित्सा में और ज्योतिष शास्त्र में। शल्य चिकित्सा से लोग अवगत हो चुके थे, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग होने लगा था। मतलब शल्य चिकित्सा जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, हाँ, तो इससे अवगत हो चुके थे और बहुत सारी जड़ी बूटियों से भी अवगत हो चुके थे और इनका प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई थी इस क्षेत्र में, इस काल में। तो इसमें क्या था? धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा था। तो इस तरह से ये विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल बहुत ही प्रचलित हुआ और इसमें बहुत सारी चिकित्सा से संबंधित और धातु विज्ञान से संबंधित और ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छे उन्नत विकास हुआ। तो इस तरह से हमने देखा उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। अब आगे का उत्तर वैदिक काल का जो भी फैक्ट्स हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।